हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट है प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। तो इसमें क्या है कि 15 नंबर के क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन हिंदी शिक्षण से। तो हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप लोगों को हिंदी गद्यांश और पद्यांश के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में गद्यांश और पद्यांश से भी रिलेटेड क्वेश्चन हल करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ से, सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दिया गया, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा यानी कि उनकी घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है, स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है, स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। थर्ड ऑप्शन है, स्कीमिंग सरसरी तौर पर गठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। फोर ऑप्शन दिया गया, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो पूछा गया था क्वेश्चन, पठन सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको। तो गलत कौन सा इसमें से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सूचनात्मक, सेकंड ऑप्शन है खोजबीन परक, थर्ड ऑप्शन है कल्पनाशीलता, फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रक यानी कि रेगुलेटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, खोजबीन परक, है ना। तो जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? खोजबीन परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संरचना निर्भरता, सेकंड ऑप्शन है वियोजन सामर्थ्य डिस्क्रीटनेस, थर्ड ऑप्शन है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन है यादृच्छिकता। तो मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, सेकंड ऑप्शन है अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, थर्ड ऑप्शन है अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? गलत कथन को इनमें से आपको चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो एग्जाम में आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, किस क्वेश्चन में है ना। तो इसमें पठन का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। सेकंड ऑप्शन है भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन है द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास। तो क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म इनमें से नहीं है? तो कौन सा इनमें से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अनुवाद विधि का गुणधर्म इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वह इस बात पर विमर्श करे
कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वह क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिभाषावाद, सेकंड ऑप्शन है अधिसांकेतिकता, मेटासिमियोटिक, थर्ड ऑप्शन है अधिसंज्ञान, फोर ऑप्शन है रूपक। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। यह किसका उदाहरण है, अधिसंज्ञान का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जेट पीढ़ी के समान है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है इफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है निवेश परिकल्पना, फोर ऑप्शन है परिवीक्षण मॉनिटर परिकल्पना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निवेश परिकल्पना। क्रिएशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेट पीढ़ी के समान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निवेश परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है क्यूमेन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, सेकंड ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, फोर ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। तो क्यूमेन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। ऑप्शन दिए गए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं, सेकंड ऑप्शन है शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, थर्ड ऑप्शन है शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, फोर ऑप्शन है शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती है जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कौन सा इनमें से तर्कसंगत नहीं ठहराता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है, सेकंड ऑप्शन है भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, थर्ड ऑप्शन है भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं, फोर ऑप्शन है भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित यानी कि भाषिक अंतर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है बीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है कूजन यानी कि क्वीन, सेकंड ऑप्शन है भाषिक वाक, थर्ड ऑप्शन है ध्वनिग्राम, फोर ऑप्शन है बबलाना। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 बबलाना। अगला क्वेश्चन है उत्पादक शब्द संपदा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वह शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है वह शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, थर्ड ऑप्शन है वह शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, फोर ऑप्शन है उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। तो उत्पादक शब्द संपदा क्या है, वह शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन है बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है, थर्ड ऑप्शन है बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, फोर ऑप्शन है बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग एक किस को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक चर, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक भाषिक चर, फोर ऑप्शन है परिणामवादी प्रेगमेटिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
सामाजिक भाषिक चर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं। जो पैसेज आपके आते हैं गद्यांश और पद्यांश से, वो आपके गद्यांश में जो पैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। अगर आप लोग उसको पढ़कर जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।